तो मैं जब भी कई लोगों से पूछता हूँ कि कोई मुझे बता सकता है कि फेज 1 में कौन कौन सी मार्वल मूवीज थी, तो वो स्ट्रेट अप कहते हैं कि भाई आयरन मैन 1 था, आयरन मैन 2 था, थॉर, कैप्टन अमेरिका और उसके बाद एवेंजर्स मूवी थी। पर सरप्राइजिंगली कई लोग द इनक्रेडिबल हल्क को भूल जाते हैं। कई फैंस को ऐसा लगता है कि द इनक्रेडिबल हल्क शायद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं था, वो शायद एक अलग ही मूवी थी जिसे बाद में ऐड किया एमसीयू में। और सच्चाई भी यही है, द इनक्रेडिबल हल्क मार्वल की बाकी मूवीज से बहुत ज्यादा अलग है। आयरन मैन और एवेंजर्स जैसी फिल्मों में जो ब्राइट कलर्स हैं, जो जोक्स हैं, जो हीरोइक मोमेंट्स हैं, वो सब द इनक्रेडिबल हल्क में नहीं थे। ये फिल्म एक्चुअली एक हॉरर ट्रेजेडी की तरह बनाई गई थी। इसमें हल्क को एक सुपर हीरो की तरह नहीं बल्कि एक कर्ज की तरह दिखाया गया था। एक ऐसा मॉन्स्टर जो ब्रूस बैनर के अंदर रहता है और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। और आज हम रोड टू डूम्सडे सीरीज के सेकेंड एपिसोड में इस बात को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये फिल्म कैसे हॉरर स्टाइल बनी, ब्रूस बैनर का कैरेक्टर कितना डार्क और ट्रेजिक था और बाद में मार्वल ने क्यों इस टोन को पूरी तरह अबैंडन कर दिया। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर मार्वल एक पल के लिए द इनक्रेडिबल हल्क के थीम को कंटिन्यू करता तो आज मार्वल कितना अलग होता। तो यहीं से सबसे पहला पॉइंट शुरू करते हैं। हल्क एक मॉन्स्टर ना कि एक सुपर हीरो। सबसे पहली बात, इस फिल्म में हल्क को सुपर हीरो नहीं दिखाया गया, उसे दिखाया गया एक मॉन्स्टर की तरह, जैसे पुरानी हॉलीवुड हॉरर फिल्म्स में फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर या वुल्फमैन होते थे, वैसे ही ये फिल्म हल्क को ट्रीट करती है। डायरेक्टर लुइस लेटिरियर ने इस पूरी फिल्म को एक अलग ही विजुअल लैंग्वेज में शूट भी किया था। जहां बाकी एमसीयू मूवीज में मोस्टली आपको ब्राइट कलर्स दिखते थे, क्लियर शॉट्स दिखते थे, वहीं यहाँ पर क्लियर शॉट्स नहीं थे, यहाँ डार्क शैडोज थे। अब बाकी फिल्मों में ये भी नोटिस करोगे कि हीरो को हमेशा फ्रेम के सेंटर में दिखाया जाता था, जबकि यहाँ हल्क को ज्यादातर छुपाए रखा जाता था। सिर्फ अंधेरों में उसके ग्रीन हाथ दिखते थे, उसकी रोर सुनाई देती थी। जिन सोल्जर्स को वो दिख रहा था उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, वो डर के मारे चिल्ला रहे थे। आप फिल्म का पहला बड़ा एक्शन सीन याद करो, ब्राजील के एक बॉटलिंग प्लांट में। वो सीन एग्जैक्टली एक स्लैशर हॉरर फिल्म की तरह शूट किया गया है, जैसे एलियन या प्रेडेटर मूवी में होता है जहां मॉन्स्टर छुप छुप कर शिकार करते हैं, बिल्कुल वैसे। कई सारे शॉट्स सोल्जर्स के पर्सपेक्टिव से दिखाए जाते हैं, उन्हें पता नहीं है कि अटैक कहां से होगा। अचानक एक कमांडो ऊपर से खींच लिया जाता है अंधेरों में, दूसरा सोल्जर एक तरफ फेंक दिया जाता है। वैसे ऐसा कुछ बैटमैन भी करता है और उसे भी लोग मॉन्स्टर ही समझते हैं। एनीवे, जब हल्क फाइनली दिखता है तो वो पूरा नहीं दिखता, बस थोड़ा सा ग्रीन कलर, एक शैडो और वो भारी आवाज। और जब वो बोलता है लीव मी अलोन, तो वो कोई हीरो का डायलॉग नहीं लगता, वो एक वार्निंग है, एक भयानक बीस्ट की वार्निंग। ये टेक्निक आपने बहुत नोटिस करी होगी हॉरर फिल्म्स में कि मॉन्स्टर को कभी भी पूरा नहीं दिखाया जाता, और जब जब उसे पूरा नहीं दिखाया जाता डर उतना ज्यादा बनता है, क्योंकि ऑडियंस कहीं ना कहीं अपने दिमाग में मॉन्स्टर को लेकर खुद ही पिक्चर पेंट कर रही होती है, एक ज्यादा बड़ी पिक्चर, एक ज्यादा खतरनाक पिक्चर। और यहाँ यही किया गया। आप यहाँ लाइटिंग भी देखो, ज्यादातर सीन्स में तेज इंडस्ट्रियल लाइट्स हैं और बाकी जगह शैडोज कितने ज्यादा डार्क हैं। वैसे इस इफेक्ट को क्यारोस्कोरो इफेक्ट कहा जाता है। रेनेसांस या रीबर्थ पेंटिंग्स में ये यूज होता था, और यहाँ इससे हल्क को और ज्यादा रियल और थ्रेटनिंग दिखाया गया है। जब हल्क शैडोज में होता है तो वो सीजीआई नहीं लगता, वो सच में एक डरावना क्रिएचर लगता है। और ये मूवी सिर्फ विजुअली ही हॉरर नहीं है, यहाँ इस फिल्म में आपको बॉडी हॉरर भी देखने को मिला है। जैसे जब ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तो ये कोई मैजिकल मोमेंट नहीं है, ये एक पेनफुल प्रोसेस है, ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है। उसके मसल्स फटते हैं, बोन्स टूटकर फिर से जुड़ जाते हैं, उसके शोल्डर्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और उसकी चीखें हल्क की रोर में बदल जाती हैं। ये सब इतना ब्रूटल है कि लगता है जैसे उसके अंदर कोई ट्यूमर बढ़ रहा हो, कोई कैंसर। और हल्क के सामने विलन अबॉमिनेशन को देखो, टिम रॉथ का कैरेक्टर एमिल ब्लॉन्स्की, जब वो ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी स्पाइन बढ़ती है, उसकी हड्डियां स्किन के बाहर दिखने लगती है, उसका पूरा स्केलेटन डिफॉर्म हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये डिजाइन चॉइसेस हॉरर इंस्पायर्ड हैं। इससे ये मैसेज मिलता है कि गामा रेडिएशन कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल कर्स है, एक नाइटमेयर है। बाकी एमसीयू विलन स्मूथ दिखते हैं, पॉलिश्ड एकदम, लेकिन अबॉमिनेशन एक मेडिकल डिजास्टर जैसा है। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पर, ब्रूस बैनर की साइकोलॉजी। अब बात करते हैं कमजोर ब्रूस बैनर की। अब देखो, डायरेक्टर ने इस मूवी को कैसे बनाया वो एक तरफ है, और एक्टर एडवर्ड नॉर्टन ने इस रोल को कैसे प्ले किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला ब्रूस बैनर टूटा हुआ इंसान है, वो खुश नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो सिर्फ सरवाइव कर रहा है। उसकी पूरी जिंदगी एक एक्सीडेंट ने बर्बाद कर दी। वो साइंटिस्ट था, एक रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, और अब वो एक फैक्ट्री में छुपकर काम कर रहा है ब्राजील के स्लम्स में, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसे वेपन बना दिया जाएगा, और अगर वो फिर से हल्क बन गया तो किसी को मार डालेगा। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो दुनिया से हल्क को मिटा देना चाहता है,
वो इस श्राप से खुद को और दुनिया को आज़ादी देना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके अंदर का मॉन्स्टर उसे ऐसा करने ही नहीं देगा। तो ब्रूस खुद को इस कर्ज से किसी भी हालत में आज़ाद नहीं कर सकता। उसके पास एक कैलेंडर है, उस पर लिखा है डेज विदाउट इंसिडेंट, मतलब कितने दिनों से हल्क बाहर नहीं निकला। ये उसका गोल है। वो अच्छे काम नहीं करना चाहता, वो सिर्फ हल्क से बचना चाहता है, जैसे कोई नशा छोड़ रहा हो। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता है ताकि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे। वो अपनी हार्ट रेट मॉनिटर करता है ताकि पता रहे कि कब डेंजर जोन आ रहा है। ये एक तरह से एडिक्शन की तरह है। एडवर्ड नॉर्टन का ब्रूस बैनर हर वक्त डर में रहता है कि अगर उसे गलती से भी गुस्सा आ गया तो उसके अंदर का अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रूस बैनर हल्क को वो बोलता है, इट, कभी मैं नहीं बोलता, क्योंकि उसके लिए हल्क अलग चीज है, एक पैरासाइट, एक कर्स, एक ऐसी चीज जो उसके अंदर रहती है, लेकिन ब्रूस बैनर उसे कभी नहीं अपनाने वाला। ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जैसा है, जहां एक ही बॉडी में दो पर्सनैलिटीज होती हैं, लेकिन ये दोनों पर्सनैलिटीज एक दूसरे से नफरत करती है। ब्रूस हल्क से डरना चाहता है और हल्क बस उसकी बॉडी से निकलना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रूस को ही हल्क से नफरत है, हल्क भी ब्रूस से उतना ही नफरत करता है। हल्क ब्रूस को एक छोटे डरपोक इंसान की तरह देखता है जो उसे बाहर नहीं आने देता। फिल्म में एक सीन है केव का बेटी रॉस के साथ। ये सीन बहुत इमोशनल है। हल्क बेटी को ले जाता है एक केव में जब वो बेहोश हो जाती है। बाहर आंधी तूफान का माहौल है और हल्क आसमान की तरफ पत्थर फेंकता है जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। जब बेटी उठती है तो हल्क उसे देखता है और उस एक मोमेंट में उसकी आंखों में थकावट है, कंफ्यूजन है और प्यार भी। क्योंकि बेशक हल्क और ब्रूस एक दूसरे से नफरत करते हैं और वो दोनों अलग अलग मानते हैं एक दूसरे को, पर हल्क है तो ब्रूस का हिस्सा ही। और ब्रूस बेटी से प्यार करता है तो हल्क भी उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन साथ ही हल्क को ये समझ भी आता है कि उसका बेटी के पास रहना खतरनाक है, क्योंकि हल्क कहीं ना कहीं जानता है कि उसके एक्शंस बेटी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसा है, लेकिन यहाँ बीस्ट और ब्यूटी का साथ रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीस्ट बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये भी बहुत यूनिक फैक्टर था इस मूवी का, जिसे थोड़ा बहुत जॉस व्हीडन अपनी एवेंजर्स मूवी में कैरी कर रहे थे, पर एडवर्ड नॉर्टन ने ब्रूस बैनर का अकेलापन और दर्द अलग ही लेवल पर दिखाया। उनका ब्रूस बैनर हमेशा गिल्टी फील करता था। ये बिल्कुल ही अपोजिट फील होता है मार्क रफेलो के पोर्ट्रेयल से, जिनका ब्रूस बैनर थोड़ा क्वर्की, थोड़ा फनी फील होता है। तो अभी तक तो हमने बात करी 2008 वाली द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के बारे में। ये मूवी डार्क थी, सीरियस थी, ट्रेजिक थी, लेकिन जैसे ही एमसीयू ने इस प्रोजेक्ट को पीछे छोड़ा, एमसीयू हमेशा के लिए बदल गया। तो अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर कि क्यों मार्वल ने हल्क को चेंज कर दिया। अब सवाल ये है कि मार्वल ने ये टोन क्यों बदला, और आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि ये टोन मार्वल के ओवरऑल विजन के साथ फिट नहीं हो रहा था। देखो, आयरन मैन ने एक टेम्पलेट सेट किया था, कैरिज्मेटिक हीरो, फन डायलॉग, ब्राइट कलर्स, एक्शन के बीच में जोक्स, और ये फॉर्मूला काम कर रहा था। ऑडियंस को ये पसंद आ रहा था, तो मार्वल ने सोचा कि सारी फिल्म्स को इसी फॉर्मूला में फिट करना होगा। लेकिन एडवर्ड नॉर्टन का हल्क इस फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा था। वो डार्क था, सीरियस था, उसमें जोक्स नहीं थे। तो आप समझ ही जाओ कि भाई प्रोडक्शन के दौरान ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। एडवर्ड नॉर्टन ने खुद स्क्रिप्ट को रीराइट किया था, उन्होंने कैरेक्टर में डेप्थ ऐड किया था, उन्होंने एक दो फिल्म के आर्क्स भी सोचे थे जहां आगे ब्रूस बैनर की जर्नी को एक्सप्लोर किया जाता, लेकिन मार्वल स्टूडियोज को यह अप्रोच पसंद नहीं आया। आप मानोगे नहीं, लेकिन मार्वल ने पोस्ट प्रोडक्शन में 70 मिनट की फुटेज को हटा दिया। वो सारे सीन जो ज्यादातर कैरेक्टर ड्रिवन थे उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि मार्वल को एक फास्ट पेस्ड एक्शन मूवी चाहिए थी। इसके बाद क्या होना था, एडवर्ड नॉर्टन और मार्वल के बीच झगड़ा हो गया। एडवर्ड नॉर्टन फिल्म प्रमोट करने के लिए भी नहीं आए और इवेंचुअली मार्वल ने मार्क रफेलो को हायर किया। मार्वल की ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा था कि उन्हें एक ऐसा एक्टर चाहिए जो कोलैबोरेटिव हो, मतलब जो स्टूडियो के कहने पर चले, पर एडवर्ड नॉर्टन ऐसे नहीं थे। देखो, कहीं ना कहीं मार्वल पे भी जिम्मेदारी थी, उन्हें बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर चलना था, तो उनके लिए एक मूवी में एक पूरा टोन शिफ्ट हो जाना ये थोड़ा सा मुश्किल होता। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, फिल्म राइट्स। यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास हल्क की सोलो फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के राइट्स थे, मतलब अगर मार्वल हल्क की अकेले फिल्म बनाता भी तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्हें यूनिवर्सल के पास जाना ही पड़ता। तो मार्वल ने डिसीजन लिया कि हल्क को अब से सिर्फ एंसेंबल फिल्म्स में यूज करेंगे, यानी जैसे एवेंजर्स मूवी में हल्क तो दिखेगा ही, जिसके साथ साथ उसे थॉर रैग्नारॉक और शी हल्क जैसे प्रोजेक्ट्स में भी लाया जा सकता है। और जब हल्क की अपनी फिल्म नहीं बन सकती तो उसके कैरेक्टर को दूसरी फिल्म के टोन के हिसाब से लिखना पड़ा। थॉर रैग्नारॉक एक कॉमेडी मूवी थी, तो हल्क को भी फनी बनना पड़ा। एवेंजर्स में सबको एक साथ फिट होना था, तो हल्क को भी टीम प्लेयर दिखाना पड़ा। और धीरे धीरे वो डार्क ट्रेजिक हल्क
खत्म हो गया और उसकी जगह ले ली एक फनी स्ट्रॉन्ग लेकिन एक कम डेप्थ वाले हल्क ने। अब देखो ये शिफ्ट कैलकुलेटेड था। मार्वल जानता था कि ये डार्क हॉरर वाला थीम फैमिली ऑडियंस को लोग बेच नहीं पाएंगे। इन सब के ऊपर मर्चेंडाइज से कमाई कैसे होगी? टॉय कंपनीज को भी ये पसंद नहीं आएगा, मर्चेंडाइज नहीं बनेगी तो भाई फिर हल्क प्रॉफिटेबल कैसे है? तो इसलिए मार्वल ने हल्क को सेफ बना दिया। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर कि क्या होता अगर हमें यही डार्क हल्क आगे दिखाया जाता। अब आओ सोचते हैं, अगर मार्वल ने ये डार्क टोन कंटिन्यू किया होता, अगर एडवर्ड नॉर्टन एमसीयू में रहते तो क्या होता? पहली बात तो एक प्रॉपर सीक्वल बनता। द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया था कि सैमुअल स्टर्न अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसका दिमाग बढ़ रहा है, वो बन रहा है द लीडर। कॉमिक्स में लीडर बहुत डेंजरस विलन है, उसके पास अनलिमिटेड इंटेलिजेंस है, वो गामा रेडिएशन से और मॉन्स्टर्स बना सकता है जैसे रेड हल्क, ग्रे हल्क, पूरी आर्मी। तो सीक्वल में ये होता कि ब्रूस बैनर सिर्फ अपने अंदर के मॉन्स्टर से नहीं बल्कि उसी के खून से बने बाहर के मॉन्स्टर से भी लड़ रहा है। ये एक बायोलॉजिकल वॉर जोन बन जाता और लीडर एक डार्क रिफ्लेक्शन होता बैनर का, क्योंकि दोनों ही साइंटिस्ट हैं, दोनों ने ही गामा रेडिएशन से अपनी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन एक ने इसे कर्स माना और एक ने इसे पावर। एडवर्ड नॉर्टन का आइडिया था कि सीक्वल में ब्रूस बैनर एक कॉन्शियस ड्रीमर बन जाए, यानी कि ब्रूस हल्क के एक्शन दिमाग में देख सकता था लेकिन उन एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकता था। जैसे मानो आप कोई बहुत बुरा सपना देख रहे हो और आप जाग भी नहीं सकते। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही जबरदस्त पर टेरिफाइंग कंसेप्ट है। आप एक पल को इमेजिन करो कि आपके हाथ किसी को मार रहे हैं और आप अपनी पूरी जान लगा रहे हो अपने हाथों को रोकने की, पर आप रोक नहीं पा रहे। इसके साथ ग्रे हल्क भी आ सकता था। कॉमिक्स में ग्रे हल्क एक अलग पर्सनैलिटी है, वो रात में निकलता है, वो स्मार्ट है, कनिंग है और मोरली ग्रे है। मतलब वो हीरो नहीं है, एंटी हीरो है। तो एक फिल्म बन सकती थी जहां ब्रूस को पता है कि सूरज डूबते ही उसके अंदर एक गैंगस्टर जैसा हल्क निकल जाएगा, तो वो रेस अगेंस्ट टाइम करता सूरज से पहले अपने काम खत्म करने के लिए। और सबसे बड़ा चेंज होता प्लैनेट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क में। थॉर रैग्नारॉक में प्लैनेट हल्क स्टोरी को एक कॉमेडी रोड ट्रिप की तरह दिखाया गया। हल्क एक्सीडेंटली स्पेस में चला गया, वहां उसे ग्लैडिएटर फाइट करनी पड़ी और फिर वो वापस अर्थ पर आ गया। बस इतना ही। लेकिन अगर डार्क टोन कंटिन्यू होता तो ये बहुत अलग होता। पहले तो हल्क से कुछ बहुत ही बुरा होता, जिसके बाद एवेंजर्स के बाद कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय हल्क को स्पेस में भेजने के। ये इल्यूमिनाटी वाला कंसेप्ट है कॉमिक्स से। हल्क को ये ऐसे दिखता जैसे उसके अपने ही दोस्तों ने उसे धोखा दिया है। ये बिट्रेयल हल्क को इतना हर्ट करता कि वो एक सेंस में विलन बन चुका है। फिर वो सकार प्लैनेट पर जाता, वहां परेशान किया जाता, पर वो जैसे तैसे उसको कॉन्कर करता। जिसके बाद उसकी शादी होती कायरा नाम की वॉरियर से। वो उसे समझाती, उसे प्यार करती और पहली बार हल्क को लगता कि शायद उसकी भी कोई जगह है दुनिया में। लेकिन फिर कायरा मारी जाती और ये ट्रेजेडी हल्क को पूरी तरह से तोड़ देती। वो वापस आता अर्थ पर, इस बार बदले के लिए। ये बदला कहलाता वर्ल्ड वॉर हल्क। वो एवेंजर्स को मारना चाहता है, वो पूरे न्यूयॉर्क को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि जिस दुनिया ने उसे धोखा दिया वो दुनिया अब उसकी दुश्मन है। ये स्टोरी एक ट्रैजिक हीरो का फॉल होता। यहाँ कोई कॉमेडी नहीं होती, सिर्फ दर्द और गुस्सा। वो कंसेप्ट ही नहीं बनता शायद, क्योंकि प्रोफेसर हल्क का मतलब है ब्रूस और हल्क मर्ज हो गए, दोनों एक बन गए। लेकिन डार्क वर्जन में ये एक हैप्पी एंडिंग नहीं होती, ये एक हॉरर होता। क्योंकि इमॉर्टल हल्क कॉमिक्स में दिखाया गया है कि जब पर्सनैलिटीज फोर्सफुली मर्ज होती है तो वो एक्चुअली एक तरह का अपने साइकिक को खत्म करना है। मतलब एक पर्सनैलिटी दूसरे पर्सनैलिटी को खत्म कर देती है। तो अगर ब्रूस ने हल्क को फोर्सफुली मर्ज किया तो मतलब उसने सैवेज हल्क को मार दिया, उसकी बॉडी को हाईजैक कर लिया। और एक पल को ये सोचने वाली बात है, प्रोफेसर हल्क जो एंड गेम में दिखता है वो हैप्पी और रिलैक्स लगता है, लेकिन डार्क वर्जन में वो एक वॉकिंग कॉर्प्स होता। एक ऐसा इंसान जो अपने ही एक हिस्से को मार के उसकी बॉडी में रह रहा है। और शायद बाद में उसमें से एक और भी डार्क पर्सनैलिटी निकलती, यानी कि डेविल हल्क। मतलब ये पूरी जर्नी पैक्ड होती ट्रेजेडी से, और यहाँ कोई रिडेम्पशन भी नहीं होता, सिर्फ सफरिंग होती। तो अब आते हैं हमारे फाइनल पॉइंट पर कि इस पूरे प्रोसेस में मार्वल को फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ। तो फाइनली हम बात करेंगे कि हल्क के टोन को चेंज करके मार्वल को क्या मिला और मार्वल ने क्या खोया। देखो फायदा तो बहुत क्लियर है। मार्क रफेलो का ब्रूस बैनर बहुत रिलेटेबल था, वो टीम में फिट हो गया, वो फनी था, ऑकवर्ड था और लोगों को पसंद आया। एवेंजर्स में उसका रोल परफेक्ट था, वो टोनी स्टार्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकता था, वो ग्रुप डायनामिक्स में ब्लेंड हो सकता था। और स्मार्ट हल्क ने एंड गेम में टाइम ट्रैवल एक्सप्लेन करने में हेल्प किया। अगर यही यहाँ
यहाँ पर सैवेज हल्क होता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। तो अगर पूरे ओवरऑल सागा को देखा जाए तो ये शिफ्ट बहुत जरूरी था और कमर्शियली भी मार्वल को इसका बहुत फायदा हुआ। एक डार्क ब्रूडिंग हल्क जिससे बच्चे डर जाएंगे वो उसका टॉय क्यों खरीदेंगे, लेकिन एक फनी हल्क जो टैकोस खाता है, आइसक्रीम खाता है और सेल्फीज लेता है वो फैमिली फ्रेंडली है, उसके टॉयज और मर्चेंडाइज खूब बिकेंगे और नेक्स्ट लेवल पर डिज्नी इसका फायदा उठा सकता है थीम पार्क के थ्रू। तो बिजनेस वाइज तो इस डिसीजन का पूरा सेंस बनता है, लेकिन लॉस भी यहाँ पर हुआ है और वो लॉस हुआ है इमोशनल रेंज का। देखो अभी जो इस पूरी वीडियो में बात हो रही है ना, मार्वल को इसी चीज की कमी के लिए गाली पड़ती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक भी कैरेक्टर नहीं है जो जेन्युइनली ट्रैजिक मॉन्स्टर हो। हल्क वो मॉन्स्टर बन सकता था, वो एक मेटाफर बन सकता था एंगर के लिए, डिप्रेशन के लिए, अपने आप से लड़ने के लिए, लेकिन वो बन नहीं सका। द इनक्रेडिबल हल्क फिल्म में जब हल्क रैम्पेज करता था तो कॉन्सिक्वेंसेस दिखते थे, सिविलियंस डर के भाग रहे थे, सोल्जर्स मर रहे थे, सब कुछ रियल लगता था। लेकिन बाद की फिल्म्स में हल्क सिर्फ एलियंस और रोबोट्स को मारता है, तो यहाँ उसके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस फील नहीं हो रहे। एक तरह से देखा जाए तो उसका वायलेंस सैनिटाइज हो गया और विजुअली भी मार्वल ने बहुत कुछ खोया। द इनक्रेडिबल हल्क का गॉथिक लुक, वो शैडोज, वो ग्राइम, वो टेक्सचर, वो सब खत्म हो गया। अब सब कुछ ब्राइट है, क्लीन है, डिजिटल है। और सबसे बड़ी बात याद करो, हल्क का कोर थीम क्या था कि ब्रूस बैनर के अंदर एक मॉन्स्टर है, वो उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है, वो उस मॉन्स्टर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस थीम को इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में ही रिजॉल्व कर दिया गया बिहाइंड द सीन। हमने देखा नहीं कि ब्रूस और हल्क के बीच समझौता क्या हुआ, हमने सिर्फ एक ही रिजल्ट देखा और वो रिजल्ट था स्मार्ट हल्क। तो टेक्निकली हल्क का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आर्क हमसे छीन लिया गया और ये थोड़ा अनफेयर तो लगता है क्योंकि एमसीयू में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो लाइट हार्टेड हैं। टोनी स्टार्क, पीटर पार्कर, स्टार लॉर्ड, इवन थॉर भी कॉमेडी कैरेक्टर बन गया। तो एक कैरेक्टर ट्रेजिक होता तो क्या फर्क पड़ता। आज कहीं भी कोई अगर मार्वल को सिनेमा बोलने से कतरा रहा है तो वो इसी इमोशनल रेंज की वजह से है, जो रेंज हल्क के थ्रू मिल सकती थी, लेकिन फॉर्मूला में फिट करने के लिए इस रेंज की बलि चढ़ा दी गई। द इनक्रेडिबल हल्क मूवी हमें दिखाती है कि सुपर हीरो मूवीज में भी डार्कनेस हो सकती है, ट्रेजेडी हो सकती है, कम्प्लेक्सिटी हो सकती है, लेकिन मार्वल ने कहा कि भाई हमें सिंप्लिसिटी चाहिए, उन्हें कंसिस्टेंसी चाहिए, उन्हें एक सेफ फॉर्मूला चाहिए और इस वजह से आर्टिस्टिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सैक्रिफाइस हो गया। तो अगली बार जब आप 2008 वाली इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखो तो इसे सिर्फ एक एवरेज एमसीयू फिल्म की तरह मत देखो, इसे एक अल्टरनेट टाइमलाइन की तरह देखना। एक ऐसी दुनिया जहां मार्वल ने रिस्क लिया था, जहां डार्कनेस को जगह दी थी और जहां हल्क एक कर्ज था ना कि एक गिफ्ट। तो दोस्तों ये था दूसरा एपिसोड रोड टू डूम्सडे का। ये हमारी कोशिश है मार्वल की जर्नी को एक अलग नजरिए से देखने की। अभी आप मुझे बताओ कि आपका इस टेक के बारे में क्या कहना है, आपका द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के बारे में क्या कहना है और आपके हिसाब से मार्वल का फ्यूचर कैसा होता अगर हमें डार्क हल्क आज भी दिखता। तो आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।